Hello everyone. Today through this video, I will help you how to solve the questions based on headings in IELTS. मोस्ट ऑफ दिस टाइम स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि जो हेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें आइल्स के टेस्ट में. उसके लिए देयर आर टू मैथड्स. मेथड 1 एलिमिनेशन मेथड, मेथड 2 रीफ्रेजिंग मेथड. एलिमिनेशन मेथड में कीवर्ड्स को मैच करना है. सपोज अगर जो पैसेज के सब पैराग्राफ्स हैं ए बी सी डी उनको हमने टाइटल एलोकेट्स करने हैं जो हमें एज अ हेडिंग दिए हैं रोमन नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6. तो जब मैंने ए पैराग्राफ रीड किया है, सपोज अगर उसमें कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस या कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात नहीं की गई है लेकिन हेडिंग में अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड दिया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस हेडिंग को तो डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड उसके साथ मैच ही नहीं हो रहा है, तो वो हेडिंग उसको हम एलोकेट नहीं करेंगे. रीफ्रेजिंग मेथड कैसा रहेगा, अगर वहाँ पे पैराग्राफ में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई है और हेडिंग्स में उसको पैराफ्रेज करके जॉबलेस लिखा गया है तो हम उसको एज अ हेडिंग एलोकेट कर सकते हैं. इसे कहते हैं रिप्लेस विथ सिनोनिम्स या कीवर्ड मैचिंग भी बोल सकते हैं इसे, पैराफ्रेजिंग मेथड को. तो दो मेथड हैं गाइस जिनको हम इफेक्टिव वे में यूज करते हैं अपने हेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द जो हेडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टेस्ट. Title is Tea and Industrial Revolution. This is the title of the passage. एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हमने रीडिंग करना है तो हमें ये जरूरी नहीं है कि सारे उसमें दिए गए वर्ड्स के मीनिंग पता हो. सम टाइम्स क्या होता है, जब हम उस सेंटेंस के साथ गो थ्रू होते हैं तो उससे भी एक सेंस डेवलप होता है जिससे हमें हिंट मिलता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अगर हम पैराग्राफ का स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं या क्लोजिंग लाइंस पढ़ लेते हैं तो भी हेडिंग एलोकेट हो जाती है. ये कुछ केसेस में तो एप्लीकेबल है बट सारे केसेस में ये स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल नहीं रहता है. देयरफॉर आई सजेस्ट यू टू गो विद द ऑप्शन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2, एलिमिनेशन मेथड एंड रीफ्रेजिंग मेथड. तो आज हम इन्हीं दो मेथड्स को यूज करके हेडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हेडिंग में आपने कभी भी सबसे पहले हेडिंग्स को रीड नहीं करना है. ऐसा करने से क्या रहेगा कि आप जब पैराग्राफ रीड करेंगे, जैसे ए पैराग्राफ रीड कर लिया, अगर आप ऑलरेडी हेडिंग्स पढ़ चुके हैं तो आप फोर्सफुली उसमें वो हेडिंग को फिट करने की कोशिश करेंगे. तो मेरा मानना ये है कि अगर हम पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसका क्रक्स निकालते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन से चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मेन जो सेंटेंस थे, मेन किसके ऊपर फोर्स किया गया है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, प्रेशर किस सेंटेंस पे ज़्यादा है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस सेंटेंस में सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है, इस पैराग्राफ में पूरा ये कंक्लूजन निकाला गया है, ये इसका क्रक्स है, तो वहां से हम हेडिंग मैच इजीली कर लेंगे. लेकिन अगर हेडिंग पहले पढ़ेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें लगता है इसकी हेडिंग 3 भी हो सकती है, इसकी हेडिंग 8 भी हो सकती है. तो इसलिए हेडिंग्स पहले नहीं पढ़ना है, पहले हम पैराग्राफ्स को रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टेस्ट. Alan Macfarlane thinks he could rewrite history. The professor of anthropological science at King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades trying to understand the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular important event, the world changing the birth of industry, happen in Britain, and why did it happen at the end of 18th century? अब मैंने ये पैराग्राफ रीड किया है तो इसमें मुझे पता लगा कि एक एलन मैकफार्लेन पर्सन है जो एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में एज अ हिस्टोरियन वर्क कर रहा था. उसने बहुत सारे डेकेड स्पेंड कर दिए हैं किस चीज़ को समझने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एनिग्मा को समझने के लिए. तो ये एक सब्जेक्टिव सेंटेंस रहा है. ये कहाँ पे हुआ है, बेसिकली इन ब्रिटेन, दिस इज द प्लेस. तो ये सेकेंड पॉइंट बन सकता है. फर्स्ट पॉइंट कौन था कि एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो साइंस का था वहाँ पे मैकफार्लेन ने काफ़ी डेकेड स्पेंड कर दिए हैं किसके एनिग्मा को समझने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के. सेकेंड पॉइंट प्लेस ब्रिटेन हो गया है. थर्ड सेंटेंस जो मेरा निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, यहाँ से टाइम फ्रेम निकल रहा है. तो अब ये तीन चीज़ों को मैं कंसिडर करती हूँ. लेट अस चेक द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स.
द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं हुई है, कीवर्ड मैच नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन मेथड से इसको स्किप किया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन कीवर्ड मैच नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं हुई है। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, प्लेस के बारे में बात हुई है लेकिन ब्रिटेन के बारे में बात हुई है, जापान के बारे में बात नहीं हुई है, अगेन हम इसे एलोकेट नहीं कर सकते। टाइम ऑब्वियसली 18th सेंचुरी गिवन था, प्लेस ब्रिटेन गिवन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स गिवन थे वहां पे। सो जो क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ ए के लिए हम हेडिंग मार्क करेंगे वो है 4th। इन दिस वे वी विल डू द हेडिंग्स। पैराग्राफ बी, McFarlane compares the question to a puzzle. He claims that there were about 20 different factors and all of them needed to be present before the revolution could happen. The chief conditions are to be found in history textbooks. For industry to take off, there needed to be the technology and power to drive factories, labor urban populations, to provide cheap labor, easy transport to move goods around, an affluent middle class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy, and a political system that allowed this to happen. While this was the case for England, other nations such as Japan, Holland, France, and also met some of these criteria. All these factors must have been necessary but not sufficient to cause the revolution. Holland had everything except coal, while China also had many of these factors. अगर इस पैराग्राफ का क्रक्स निकालते हैं तो 20 फैक्टर्स के बारे में बात हुई है। 20 फैक्टर्स में से सब फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, लेबर अर्बन पॉपुलेशन, प्रोवाइड चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट टू मूव गुड्स, एफिलियंट मिडिल क्लास, तो ये 20 फैक्टर्स बताए हैं। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको उन्होंने एज अ पजल की तरह एक लिया है, जिसको अनलॉक करने के लिए 20 फैक्टर्स जरूरी थे। अब ये फैक्टर्स जो थे हॉलैंड के पास थे लेकिन उनके पास कोल नहीं था, एक्सेप्ट कोल, इसको छोड़ के थे, और चाइना के पास भी मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स अवेलेबल, इसका मतलब वहां पे उस टाइम पे ये फैक्टर्स थे लेकिन ये 20 फैक्टर्स थे। तो इट मीन्स अगर मैं 20 फैक्टर्स के लिए पैराफ्रेज करती हूँ, ये कंडीशंस हो सकती हैं, ये टर्म्स हो सकती हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कंसीडर किए जा सकते हैं कि ये चीजें मस्ट थी किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने से पहले प्रेजेंट होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ऐसे बोला गया है all of them needed to be present before the revolution could happen. ये प्रेजेंट होने चाहिए थे किससे पहले, the revolution could happen। क्या प्रेजेंट होने की बात की है? 20 फैक्टर्स। 20 फैक्टर्स कौन से थे? चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, पार्ट टू ड्राइव फैक्ट्रीज, ये फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, जिनमें से ऑल ऑफ दी फैक्टर्स जो थे, ऑल भी कह सकते हैं या मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स जो थे वो चाइना के पास थे लेकिन हॉलैंड के पास कोल नहीं था, और बाकी के पास ऑल्सो मेट सम ऑफ, कौन से थे? जापान, हॉलैंड, फ्रांस, वो भी इनमें से कुछ जो क्राइटेरियाज थे उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए खुद से इन्होंने पैराफ्रेज किया है, फैक्टर्स को क्राइटेरिया बोला है, तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस। अगर हेडिंग्स चेक करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज के बारे में बात नहीं हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, जापान के बारे में बात हुई है लेकिन कुछ क्राइटेरियाज मेट किए हैं, ये बात की गई है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है। फोर्थ हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं तो ये इस पे हम क्रॉस कर देते हैं, ये किसी और को हम एलोकेट नहीं करेंगे। केसेस हॉलैंड, फ्रांस, चाइना, इनके बारे में बात जरूर हुई है तीनों नेशंस के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट उनके केसेस, सिनेरियो, सिचुएशंस के बारे में बात नहीं की गई है पैराग्राफ में। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, ड्रिंकिंग हैबिट्स के चेंज होने के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने अभी तक। टू कीज नहीं थी, 20 फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात हुई है। रिक्वायर्ड, अगर मैं रिक्वायर्ड को चेक करती हूँ तो यहाँ पे नीडेड टू बी प्रेजेंट के साथ मैं कह सकती हूँ, कोरिलेट कर सकती हूँ, रिक्वायर्ड नीडेड के साथ पैराफ्रेज किया गया है। कंडीशंस की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड क्राइटेरिया भी है और फैक्टर्स भी है जिसके साथ इसको सिनोनिम कंसीडर किया जा सकता है। सो पैराग्राफ बी के लिए जो हम हेडिंग मार्क करेंगे 8,
तो जो फर्स्ट हेडिंग थी वो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की थी और जो सेकंड है वो हमने रीफ्रेजिंग मेथड से सॉल्व की है। Paragraph C. Most historians, however, are convinced that one or two missing factors are needed to solve the puzzle. The missing factors he proposes are to be found in every kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation's favorite drinks, drove the revolution. Tannin, the active ingredient in tea, and hops used in making beer, both contain antiseptic properties. This plus the fact that both are made with boiled water help prevent epidemics of waterborne diseases such as dysentery. In densely populated urban areas, the theory initially sounds eccentric, but his explanation of the detective work that went into his deduction and the fact his cases has been strengthened by a favorable appraisal of his research by Roy Porter, distinguished medical historian, the skepticism gives way to very admiration. अगर बात करी जाए इस पैराग्राफ को, अगर मैं कंक्लूड करती हूँ तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने ये बात पे कन्विंस किया है कि दो फैक्टर्स हैं जो मिसिंग है इस के लिए नीडेड है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। ऊपर 20 फैक्टर्स के बारे में बात हुई है बी पैराग्राफ में, अभी भी दो फैक्टर्स मिसिंग है। तो वो दो फैक्टर्स के अगर मैं नाम देखती हूँ तो टी है और बियर है, जिन दोनों में ही दो प्रकार की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। टैनिन एंड हॉप्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ अगर देखा जाए तो ये डील करेंगे वाटरबॉर्न डिसीजेस जैसे कि डायसेंट्री के लिए। तो पूरा जो पैराग्राफ है टू फैक्टर्स के ऊपर घूम रहा है, इट मीन्स टू कीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि हमने अभी यहाँ से रीड किया था, अगेन पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कंसिडर किया जा सकता, जापान नहीं रहेगा। यहाँ पे एक जगह पे टू ऑफ द नेशंस फेवरेट के बारे में बात हुई है, लेकिन मैं नेशन को जापान कंसिडर नहीं कर सकती क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में तो बात नहीं हुई है। और अगर मैं ए पैराग्राफ की क्लोजिंग लाइन पढ़ती हूँ तो हैपन इन ब्रिटेन, इट मीन्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है। तो ये किसके फेवरेट ड्रिंक्स रहेंगी, ब्रिटेन के फेवरेट ड्रिंक्स रहेंगी, जापान के लिए इसको कंसिडर नहीं कर सकते हम। फिर हॉलैंड और चाइना के बारे में बात नहीं हुई है, ड्रिंकिंग हैबिट्स में चेंज आया है, ऐसे यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। टू कीज टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेफिनेटली टू कीज के बारे में बात हुई है, टी एंड बियर, जिसमें दो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं, टैनिन एंड होप्स। तो यहां से हम इसको हेडिंग मार्क करेंगे 7। तो ये टू कीज के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी और यहाँ पे टू मिसिंग फैक्टर्स को की अगेन उन्होंने यहाँ से रीफ्रेजिंग मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। Start with the paragraph D. Historians had noticed one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population was static. But then there was burst in population. पॉपुलेशन स्टैटिक हुई, फिर बर्स्ट मतलब इंक्रीज, है ना, एक्सप्लोजन, विस्फोट होना। तो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन राइज होने के बारे में बात की जा रही है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाफ्ड, रेट क्या हो गया, हाफ मतलब आधा हो गया, कम हो गया है। द स्पेस ऑफ 20 years एंड दिस हैपेंड इन बोथ रूरल एरियाज एंड सिटीज अक्रॉस ऑल क्लासेस। मतलब ये जो मोर्टेलिटी रेट हाफ हुआ है दोनों ही रीजन्स में हुआ है, अर्बन प्लस रूरल और अक्रॉस ऑल क्लासेस मीन्स कि जितने भी इनकम ग्रुप्स हैं सब में ही ये हाफ हुआ है। 4 possible causes have been suggested. There could have been a sudden change in the viruses and bacteria present at that time, but this is unlikely. Was there a revolution in medical science? कॉजेज के बारे में बात हुई है कि 4 पॉसिबल कॉजेज थे जो इसके लिए सजेस्ट किए गए थे। कौन से, कि सडन चेंज हुई है वायरस एंड बैक्टीरियाज में जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे।
वॉज देयर अ रेवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस, क्या कोई रेवोल्यूशन आया है मेडिकल साइंस में? बट दिस वॉज अ सेंचुरी बिफोर लिस्टर इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी। वॉज देयर अ चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, या फिर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आया है? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left was food, but the height and weight statistics show a decline. So the food got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths, efforts हुए हैं किसकी रिडक्शन में? चाइल्ड की डेथ में। appear to draw a blank। अगर पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ है कि पॉपुलेशन क्या रही है? स्टैटिक होने की बात की गई है, स्टेबिलिटी। देन स्टेबलाइज्ड होने के बारे में उसके बाद बात की गई है पॉपुलेशन में बर्स्ट, एक विस्फोट देखा गया है, मींस इंक्रीज करने के बारे में बात की गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाफ हो गया है, कम हो गया है। लास्ट में जहां पे पैराग्राफ को रैप अप किया गया वहां पे फिर से बात हुई है कि सडन रिडक्शन हुई है किस चीज में? चाइल्ड के डेथ रेट में रिडक्शन हुई है। बीच में कॉजेज एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो पॉपुलेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब यहां से हम हेडिंग्स चेक करते हैं। द सर्च फॉर रीजंस, रीजंस कॉजेस, रिफ्रेज हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यस इंक्रीज कैसे कह सकते हैं हम? यहां पे स्टैटिक के बारे में बात हुई थी, स्टैटिक के बाद बर्स्ट, बर्स्ट मतलब विस्फोट। इंक्रीज यहाँ पे सिनोनियम रिप्लेस हो गया। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ? हाफ हुआ। अगर ये हाफ हो गया तो इट मींस डायरेक्टली नहीं बोला है, घुमा के बात करें कि वो चीज इंक्रीज हो गया, सेफ जोन उनका। एट द एंड फिर से बोल दे कि जो डेथ रेट है उसमें रिडक्शन आई है। गाइज अगर डेथ रेट में रिडक्शन आएगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का जो काउंट है वो इंक्रीज हो गई। तो रीजंस को कॉजेस के साथ पैराफ्रेज कर दिए और क्या हुआ है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो हेडिंग रहेगा वो भी फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा। अगेन रीफ्रेजिंग मेथड है। पैराग्राफ ई, दिस पॉपुलेशन बर्स्ट सीम्ड, दिस, अब देखिए ये प्रीवियस वाले को ही डिनोट कर रहा है। दिस पॉपुलेशन बर्स्ट सीम्ड टू हैपन एट जस्ट द राइट टाइम टू प्रोवाइड लेबर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बट व्हाई? When the Industrial Revolution started, it was economically efficient to have people crowded together forming towns and cities. But with crowded living conditions come disease, particularly from human waste. Some research in the historical records reveal that there was a change in the incidence of waterborne disease at that time. The English were protected by the strong antibacterial agent in hopes which were added to make beer last. But in the late 17th century, a tax was introduced on malt. The poor turned to water and gin, and in the 1720s, the mortality rate began to rise. अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे mortality rate राइज हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर देखते कॉजेस आ रहे थे कि क्या कॉजेस थे कि नॉर्मली जो रेवोल्यूशन के बारे में कॉजेस बताए गए हैं, बट वाई करके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे 4 सेंटेंसेस में कॉजेस के लिए। और साथ में ये भी बताया है कि ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो इंग्लिश जो प्रोटेक्ट किया जाता था, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो होप्स में था, जो किसके लिए यूज किया जाता था? बियर बनाने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन 17 सेंचुरी में क्या हुआ? टैक्स इम्पोज किया गया माल्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो पुअर में नीडी, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो किससे स्विच कर गया था? फिर से पानी पे और गिन पे, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ था? बिगिन टू राइज अगेन। मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट राइज होने के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि जो फर्स्ट हेडिंग है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट के लिए यूज किया जाता है। कॉज के बारे में बात हुई है कि जो हॉप्स है ना, जो मेन इंग्रेडिएंट था बियर बनाने के लिए, जो माल्ट था जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया 17 सेंचुरी में, वहां पे क्या हुआ है कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको कंपेल हो गई थी कि किस चीज के लिए यूज करने के लिए? वाटर और गिन के लिए, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो था
राइज हो गया था। तो फर्स्ट हेडिंग हम इसको एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे हमने पहले पैराग्राफ डी के लिए इसको एलोकेट किया है, इट मीन्स दैट इज करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है आपने। यहाँ पे पैराग्राफ के लिए हेडिंग चेक करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, कीवर्ड से इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जापान सिटीज के बारे में बात नहीं हुई है। अगेन केसेस ऑफ होलैंड, फ्रांस, चाइना के बारे में बात नहीं हुई है। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स, यस। क्लोजिंग लाइंस को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसको रीड करते हैं कि होप्स क्या था, होप्स प्रोटेक्ट करता था और ये यूज किया जाता था बियर बनाने के लिए, लेकिन माल्ट पे टैक्स इम्पोज होने से वो लोग वाटर पे कंजम्पशन पे दोबारा चले गए थे। तो ड्रिंकिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, कहाँ पे, ब्रिटेन में। देयरफॉर इट्स 6। Paragraph F. McFarlane looked to Japan, which was also developing large cities about the same time and also had no sanitation. Waterborne diseases in the Japanese population were far fewer than those in Britain. Students, please ये सेंटेंस दोबारा से ध्यान से रीड करते हैं। Waterborne diseases in the Japanese population were far fewer than those in Britain. ये कंपैरिजन हो रहा है जापान और ब्रिटेन के लिए। Could it be the prevalence of tea in their culture? रीजन पूछा गया है, क्या ये प्रिवलेंस ऑफ टी है उनके कल्चर में। That was when Macfarlane thought about the role of tea in Britain. The history of tea in Britain provided an extraordinary coincidence of dates. Tea was relatively expensive until Britain started direct trade with China in the early 18th century. By the 1740s, about the time that infant mortality was falling, infant mortality decline हो रहा है, the drink was common, और जो drink थी वो popular हो गई थी। Macfarlane guesses that the fact that water had to be boiled together with stomach purifying properties of tea so eloquently described in Buddhist texts meant that the breast milk provided by mothers was healthier than, again comparison हो रहा है यहाँ पे drinks के बीच में, than it had ever been. No other European nation drank tea so often as the British, which by Macfarlane logic pushed the other nations out of the race for the Industrial Revolution. तो कंपैरिजन ही अगर देखे जाएं तो इसमें कंपैरिजन हुआ है नेशंस का। पहले जापान और ब्रिटेन के बारे में बात की गई है, फिर उसके लिए रीजन बताया गया है, टी के बारे में बात हुई है, ब्रिटेन ने डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट कर दिया था चाइना के साथ। तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में कंपैरिजन है जो एक सोल्यूशन की तरफ पुश करने की बात कर रहा था। देयरफॉर अब हम इसकी हेडिंग चेक करते हैं कि कौन सी हो चुकी है। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी नहीं बनेगी। डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं है क्योंकि जापान के साथ कंपैरिजन हुआ था सेकेंड लाइन पे, जहां पे हमने स्ट्रेस दिया था कि जापानीज पॉपुलेशन वर फार फ्यूअर दैन दोज इन ब्रिटेन। कंपैरिजन हुआ है तो डेवलपमेंट के लिए हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हॉलैंड के बारे में बात नहीं हुई है, फ्रांस के बारे में बात नहीं है, ये भी नहीं जाएगा, जबकि चाइना के बारे में बात जरूर की गई है। चेंजेस ड्रिंकिंग हैबिट ऑलरेडी मार्क हो चुका है, 2 कीज हम एलोकेट कर चुके हैं हेडिंग को, कंडीशंस हो चुकी है। कंपैरिजंस, डेफिनेटली कंपैरिजन के बारे में बात की थी कि जापानीज पॉपुलेशन वर फार फ्यूअर दैन दोज इन ब्रिटेन। कंपैरिजन हो रहा है जापान के साथ, तो लेट टू एन आंसर। तो लेट टू एन आंसर, आंसर जो था वो टी की फॉर्म में हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन एक मिला था, एक इंसाइट मिला था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो हेडिंग हुई वो 9th है। पैराग्राफ जी, but if tea is a factor in the puzzle, why didn't this cause an industrial revolution in Japan? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें और भी श्योरिटी होता है कि जो टी एक फैक्टर था, है ना, तो इट मीन्स जो टी है वो ऊपर वाले पैराग्राफ के लिए अगर हम दोबारा से बात करते हैं हमारा आंसर क्रॉस चेक भी हो जाता है और श्योर भी हो जाता है कि एज अ सॉल्यूशन कंसिडर किया गया उसके लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान। तो इट मीन्स जो हमने प्रीवियस हेडिंग मार्क की है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। Macfarlane notes that in the 17th century Japan had large cities, high literacy rates, even
a futures market. However, Japan decided against a work-based revolution by giving up labor saving devices. Labor saving devices मतलब कि जो यहाँ पे most of the task with the help of equipments या टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है काम करने के लिए, लेबर सेविंग डिवाइसेस आ गए हैं. इवन एनिमल्स टू अवॉइड पुटिंग पीपल आउट ऑफ वर्क, पीपल को अवॉइड किया जाने लगा है. आउट ऑफ वर्क, काम से बाहर हो रहे हैं लोग. काम से बाहर मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है. एस्टोनिशिंगली, द नेशन दैट वी नाउ थिंक ऑफ एज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड entered the 19th century having almost abandoned the wheel. While Britain was undergoing the Industrial Revolution, Macfarlane notes, whereas Japan was undergoing an industrious one. तो अगर यहाँ पे हम फिक्टर्स देखते हैं, जापान के बारे में बात हो रही है, लेबर सेविंग डिवाइसेस आने के बारे में बात हो रही है, वर्क बेस्ड रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, पीपल आउट ऑफ वर्क जा रहे हैं. तो दीज आर द 3 to 4 सेंटेंसेस जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, जो वर्किंग कल्चर के लिए यूज किए गए हैं. सो यहाँ से हम हेडिंग इसको मार्क कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आउट ऑफ वर्क, लेबर सेविंग डिवाइसेस, लेबर सेविंग डिवाइसेस. ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस किए गए हैं. तो हेडिंग जो रहेगा 2. आई होप स्टूडेंट्स कि अगर आप अपना रीडिंग के हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन इस स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करते हैं, मेथड 1 एलिमिनेशन मेथड, मेथड 2 रीफ्रेजिंग मेथड, you will definitely get 7 if you will solve your heading related question with this technique. Wish you best of luck. Thank you.